नमस्कार, राजस्थान सुपर 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। भारत चीन के बीच सीमा पर महीनों से तनातनी जारी है। दोनों ही देश इस तनाव को कम करने पर सहमत हुए हैं। पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के लिए कई कदमों की घोषणा करते हुए भारत और चीन की सेनाओं ने अग्रिम मोर्चे पर और अधिक सैनिक न भेजने का फैसला किया है। भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच हुई छठे दौर की बातचीत के बाद दोनों सेनाओं ने मंगलवार देर शाम एक संयुक्त बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि एलएसी परिस्थिति को स्थिर रखने के मुद्दे पर दोनों पक्षों ने गहराई से विचारों का आदान प्रदान किया। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड टारगेट ड्रोन अभ्यास का सफलतम परीक्षण किया। इस अभ्यास हाई स्पीड ड्रोन है जिसे हथियार प्रणालियों के अभ्यास के दौरान मिसाइलों द्वारा टारगेट किया जा सकता है। कोरोना का प्रकोप देश में थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी की आज 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग होगी। इसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यूपी, तमिलनाडु, दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। विपक्ष और सरकार के बीच में तनातनी। राज्यसभा ने कृषि से जुड़े तीसरा बिल आवश्यक वस्तु विधेयक भी पास कर दिया। कृषि से जुड़े 2 बिल पहले ही राज्यसभा से पास हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा बिल मंगलवार को लोकसभा में पास हो गया। सदन में गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने विधेयक पेश किया। इस विधेयक पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी ने विरोध जताया था, लेकिन निचले सदन में बिल को पूरा समर्थन मिला। बिल पास होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये यादगार क्षण जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस ऐतिहासिक बिल से जम्मू कश्मीर के लोगों का लंबे समय से प्रस्तावित सपना सच हो गया है। कांग्रेस कृषि बिल के विरोध में लगातार 3 दिन तक विरोध प्रदर्शन करेगी। 25 सितंबर को कांग्रेस ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इसका नेतृत्व करेगी। इलाज के बाद सोनिया गांधी विदेश से लौट आई हैं। कांग्रेस समेत 18 विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर कृषि बिलों पर साइन नहीं करने की अपील की। वहीं कृषि बिलों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किसान संगठनों ने 25 सितंबर को किसान कर्फ्यू का ऐलान किया है। लोकसभा में सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए योजनाएं, रोजगार, आरक्षित पदों के मुद्दे उठाए। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने लोकसभा में भूतपूर्व सैनिकों के लिए योजनाओं से संबंधित सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि कितनी योजनाओं के तहत भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण उपलब्ध है। राजस्थान में ऐसी कितनी योजनाएं चालू हैं। इन योजनाओं में भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध है। कृषि बिल पर सियासी बवाल जारी है। इस मसले पर कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मई 2013 को एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने मनमोहन सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि अखबारों में विज्ञापन देने के बजाय दिल्ली में सरकार से किसानों को फसल बीमा का भुगतान करने को कहें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्मी हस्तियों के साथ बैठक के बाद यमुना अथॉरिटी के प्लान पर मुहर लगा दी और कहा कि यमुना अथॉरिटी ही बनाएगी, गौतम बुद्ध नगर में फिल्म सिटी का निर्माण करेगी। मुख्यमंत्री ने यमुना अथॉरिटी के प्रेजेंटेशन की सराहना की और कहा कि यही वो सर्वश्रेष्ठ जगह है जहां फिल्म सिटी बनाई जाएगी। यूपी में फिल्म सिटी की घोषणा के साथ ही इस पर तेजी से काम हो रहा है। फिल्म सिटी के लिए यमुना एक्सप्रेस वे पर 1000 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। बॉलीवुड के टॉप चेहरों संग सीएम योगी की बैठक में यमुना एक्सप्रेस वे पर फिल्म सिटी के लिए जगह प्रस्तावित की गई है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस ले लिया है और प्रदेश की नीतीश कुमार सरकार ने इसे मंजूर भी कर लिया है। गुप्तेश्वर पांडे के कार्यकाल पूरा होने से पहले रिटायरमेंट लेने को लेकर अटकलें काफी समय से लगाई जा रही थी। साल 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर गुप्तेश्वर पांडे को जनवरी 2019 में बिहार का डीजीपी बनाया गया। बतौर डीजीपी उनका कार्यकाल 28 फरवरी 2021 तक था। सिविल डिफेंस एंड फायर सर्विसेज के डीजी संजीव कुमार सिंघल को अगले आदेश तक डीजीपी बिहार का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वीआरएस के बाद चर्चा इस बात की भी है कि गुप्तेश्वर पांडे विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। माना जा रहा है कि वो एनडीए की ओर से उम्मीदवार हो सकते हैं। जयपुर के परकोटे क्षेत्र में लंबे इंतजार के बाद आज से मेट्रो का संचालन शुरू होगा। लोगों को परकोटे में मेट्रो की सौगात मिलेगी। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका उद्घाटन करेंगे।
इससे पहले परकोटे के दोनों स्टेशनों पर मेट्रो प्रशासन की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। एक दिन पहले मेट्रो का ट्रायल भी किया गया। अब आज उद्घाटन के बाद बड़ी चौपड़ से मानसरोवर स्टेशन के लिए ट्रेन रवाना होगी। परकोटे में पहली बार भूमिगत मेट्रो ट्रेन का संचालन होगा। बड़ी चौपड़ से चांदपोल तक करीब 2.1 किलोमीटर भूमिगत मेट्रो दौड़ेगी। इस बीच बड़ी चौपड़ छोटी चौपड़ पर एक स्टेशन और होगा। एक मेट्रो के आने और जाने में करीब 52 मिनट लगेंगे। दिन भर में 178 मेट्रो चलेंगी। एक दिन में मेट्रो के बड़ी चौपड़ से मानसरोवर तक 89 फेरे होंगे। मेट्रो सुबह 6:20 से रात 9:20 तक चलेगी। कोविड-19 को देखते हुए अभी यात्री स्मार्ट कार्ड से ही मेट्रो में सफर कर सकेंगे। इसके लिए यात्रियों को स्मार्ट कार्ड ले जाना जरूरी होगा। ये कार्ड सभी मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध होगा। पहली बार 100 रुपये में लोग इसे रिचार्ज करा सकेंगे। जयपुर से अब पैसेंजर रैली की गिनती बढ़ती जा रही है। आज से सप्ताह में 2 बार सुपरफास्ट क्लोन रेल सेवा शुरू की जा रही है। इस रेल सेवा को क्लोन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसकी सभी सुविधाएं राजधानी एक्सप्रेस की तर्ज पर होगी और किराया भी आश्रम एक्सप्रेस के बराबर रखा गया है। ये ट्रेन 23 सितंबर से हर रविवार को बुधवार को अहमदाबाद से शाम 5:40 पर रवाना होकर अगले दिन सुबह 7:55 पर दिल्ली पहुंचेगी। कोटा में नए एयरपोर्ट को नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सैद्धांतिक सहमति दी। ये एयरपोर्ट शंभूपुरा में बनेगा। ये मंजूरी दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से दी गई है। इसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी भूमि आवंटन को लेकर प्रदेश सरकार को दोबारा चिट्ठी लिखेगी। कोटा में नए एयरपोर्ट के निर्माण का मामला लंबित चल रहा है। इसे देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पहल कर अपने चैम्बर में बैठक की थी। बैठक में उन्होंने कहा कि नया एयरपोर्ट कोटा की महती आवश्यकता है और इसको लेकर अब कोई देरी नहीं की जाए। ग्राम पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में आज से 1028 ग्राम पंचायतों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसी दिन 9662 वार्ड पंचों के लिए भी पर्चा दाखिल किए जा सकेंगे। पर्चा दाखिल करने का समय सुबह 10 से शाम 5 बजे तक रखा गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनावी कार्यक्रम के मुताबिक 24 तारीख को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 24 तारीख को ही दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जाएंगे। 3 अक्टूबर को मतदान होगा। मतदान की समाप्ति के बाद मतगणना करवाई जाएगी। इसके परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। मतगणना ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होगी। गहलोत सरकार ने आमजन से जुड़ी सेवाएं 30 मार्च तक ऑनलाइन करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री ने बीती रात आईटी और संचार विभाग की समीक्षा बैठक की। सीएम ने निर्देश दिए कि 221 नागरिक सेवाओं को 30 मार्च साल 2021 तक ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए उन्होंने मुख्य सचिव को संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर गुड गवर्नेंस के इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को गति देने के निर्देश दिए। बैठक में सुशासन और पारदर्शिता के लिए सीएम ने आईटी का बेहतरीन उपयोग करने पर जोर दिया। सीएम ने कहा कि खुद सॉफ्टवेयर तैयार करने से विभाग के पास उपलब्ध कुशल मानव संसाधन का उपयोग होगा और अनावश्यक खर्चे को रोका जा सकेगा। साथ ही बैठक में सीएम ने निर्देश दिए कि जनता को बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराई जाए। सूचना के अधिकार कानून आरटीआई के तहत अब आवेदन से लेकर सूचना लेने तक का काम ऑनलाइन होगा। अब ऑनलाइन ही आरटीआई के तहत सूचना मिल सकेगी। सीएम की मौजूदगी में प्रशासनिक सुधार विभाग और आईटी विभाग की कार्यकारी एजेंसी राजकॉम के साथ एमओयू किया गया है। अब सूचना के अधिकार के तहत कोई भी जानकारी हासिल करने के लिए आवेदन और अपील आरटीआई पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकेंगे। साथ ही आवेदन शुल्क और प्रतिलिपि शुल्क भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑनलाइन जमा होगा। राज्य के सभी विभागों के समस्त लोक प्राधिकारी, अपीलीय अधिकारी, निगम, बोर्ड, आयोग और स्वायत्त शासी संस्थाओं के अधिकारी भी इसमें रजिस्टर हो जाएंगे। राजस्थान में युवाओं के लिए खुशखबरी है। गहलोत सरकार ने कई पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 3 गुना चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभागों को भेजेगा। ये निर्देश सीएम गहलोत ने प्रशासनिक सुधार विभाग की बैठक में दिए। प्रदेश में अब सभी विभागों में तबादलों के आवेदन ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। जल्द ही सभी विभागों में ये व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है। सीएम ने बैठक में कहा कि तबादलों में केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएं। ऑनलाइन भेजे गए आवेदन पर किसी तरह का कोई विचार नहीं किया जाए। जनप्रतिनिधियों के तबादलों के लिए की गई सिफारिशों का सभी ऑनलाइन रिकॉर्ड रखने के निर्देश भी दिए। फिलहाल शिक्षा विभाग में तबादलों के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग की तर्ज पर अब ये व्यवस्था सभी विभागों में लागू होगी। सीएम ने अफसरों को निर्देश दिए कि सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा भेजे गए पत्रों की समुचित मॉनिटरिंग के लिए ऑनलाइन सिस्टम तैयार करें।
कांग्रेस जन घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की पहली बैठक 25 सितंबर को होगी। बैठक में हिस्सा लेने के लिए जन घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष ताम्रध्वज साहू 25 को जयपुर आएंगे। उनके साथ समिति सदस्य और पंजाब से सांसद अमर सिंह भी मौजूद रहेंगे। बैठक में जन घोषणा पत्र के वादों पर अब तक हुए क्रियान्वयन की समीक्षा होगी। बैठक में सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। इस बैठक से प्रदेश प्रभारी अजय माकन वीसी के जरिए जुड़ेंगे। कांग्रेस 2 अक्टूबर को जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन पर रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी। इससे पहले इस बैठक में जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन की समीक्षा होगी। समिति की बैठक से पहले जन घोषणा पत्र के रिपोर्ट कार्ड को लेकर सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सीएम निवास पर मंत्रणा की। रेजिडेंट डॉक्टर्स की सरकार के साथ हुई अब तक की बातचीत बेनतीजा रही। रेजिडेंट डॉक्टर्स आज सुबह 8 से 10 बजे तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स की बीती रात जनरल बॉडी मीटिंग में फैसला हुआ। जेआरडी के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक बिश्नोई ने बताया कि प्रदेश सरकार से रेजिडेंट डॉक्टर्स मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। इसके बावजूद सरकार की ओर से अब तक कोई भी पहल नहीं की गई। अगर सरकार कोई ध्यान नहीं देती तो रेजिडेंट डॉक्टर्स आंदोलन को और तेज करेंगे। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार के दौरान आरयूएचएस की ड्यूटी, इमरजेंसी आईसीयू की सेवाएं सुचारू रखने की बात कही। डॉक्टर्स ने आज शाम 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है। उदयपुर के लक्ष्मी विलास पैलेस होटल के विनिवेश से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के न्यायाधीश दिनेश मेहता ने सीबीआई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को 8 अक्टूबर से पहले कोर्ट में पेश होकर 5 लाख का जमानती मुचलके भरने का आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं को बिना अनुमति देश छोड़कर बाहर जाने पर भी कोर्ट ने रोक लगा दी है। वहीं इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी की ओर से लगाई गई याचिका के रजिस्टर्ड नहीं होने के चलते उस पर सुनवाई नहीं हो पाई। कोरोना महामारी का असर आम जनजीवन के साथ साथ यात्रियों पर भी साफ देखा जा सकता है। जयपुर एयरपोर्ट लगातार यात्रियों के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं आया जब शेड्यूल फ्लाइट्स में से कुछ फ्लाइट्स रद्द नहीं हुई हो। कृषि सुधार बिल को लेकर बवाल जारी है। इस बीच कांग्रेसी राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने कहा कि किसान और व्यापारी सब इस बिल के विरोध में है। केंद्र भले ही किसानों का दमन करे, राजस्थान सरकार किसानों के साथ है। कोटा में 43 मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। सीएमएचओ ने 43 मरीजों के पॉजिटिव होने की पुष्टि की। वहीं मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पतालों में प्रतिदिन परेशानी बढ़ती जा रही है। सवाई माधोपुर जिले में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। संक्रमित रोगियों का आंकड़ा 1000 के पार पहुंच चुका है। वहीं गंगापुर सिटी कस्बे में चिकित्सा विभाग ने समस्त पुलिसकर्मियों के लिए सैंपल लिए हैं। जयपुर में फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री की ओर से कोविड-19 से पीड़ित मरीजों के सेवा के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। सेवा की शुरुआत करते हुए परिवहन मंत्री खाचरेवास ने कहा कि इन दिनों कोरोना का दायरा बढ़ रहा है और इस समय मदद बेहद जरूरी है। भरतपुर में कोरोना काल में नियमों को ताक पर रखकर कोरोना की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। नर्सिंग होम के अंदर एक छोटे से कमरे में छोटे छोटे बच्चों की क्लासें चल रही हैं। पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 29 से ज्यादा बच्चों को कोचिंग क्लास में पकड़ा। बीकानेर के पीबीएम कैंसर अस्पताल में खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। अस्पताल में लोगों को कोई रोकने और टोकने वाला नहीं, जिसके चलते लोगों की लंबी भीड़ लगी रहती है। कोटा के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की भीड़ उमड़ पड़ी। ओपीडी में प्रवेश को लेकर काफी देर तक हंगामे के हालात बन गए और सुरक्षाकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। भीड़ के चलते कई मरीजों को घंटों तक इलाज के लिए इंतजार करना पड़ा। ओपीडी में मरीज की संख्या बढ़ने के साथ ही कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ी। राजधानी में कोरोना काल में मुहाना सब्जी मंडी में नो मास्क नो सब्जी जैसे स्लोगन के साथ सब्जी विक्रेताओं और ग्राहकों को जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए रॉयल बटालियन ऑफ बुलेट्स के दल मैदान में है। रॉयल बटालियन ऑफ बुलेट्स के दल के सहयोग से स्टैचू सर्किल से मुहाना मंडी तक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। जैसलमेर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए जिला प्रशासन ने अनूठा अभियान नो मास्क नो एंट्री शुरू किया। कलेक्टर ने कहा कि प्रदेश में कोरोना जैसी महामारी बढ़ रही है, इसकी रोकथाम के लिए नो मास्क नो एंट्री संकल्प लिया गया है। जोधपुर शहर के त्रिपोलिया बाजार में एक भी दुकानदार कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नजर नहीं आया। सभी दुकानदार लापरवाही के साथ बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो यहां रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कोटा की कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक थैली में पैक किया हुआ 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया।
भीलवाड़ा के भगवानपुरा में घरेलू विवाद में देवरानी और जेठानी ने कुएं में छलांग लगा दी, जिससे देवरानी की डूबने से मौत हो गई, जबकि ग्रामीणों की मदद से जेठानी को बचा लिया गया। चूरू के गांव सांखड़ ताल में शराबी पति से परेशान पत्नी ने अपने पति की बेरहमी से रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने लाश को बेड में छिपा दिया। लाश के बदबू करने पर 24 घंटे में उसने पुलिस को खुद फोन कर हत्या के बारे में जानकारी दी। हत्या की वारदात सामने आने के बाद सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। दौसा के मंडावर में 5 दिन पहले बजरी माफियाओं द्वारा होमगार्ड के जवान की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी हितेश मीणा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने होमगार्ड जवान भवानी सिंह हत्याकांड के मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र में 14 साल के बालिका के साथ हैवानियत करने वाला दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग ने दुष्कर्म के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। कोटा में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि आए दिन चाकू की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। कुल्हाड़ी के बालिता रोड पर एक और युवक को चाकू मारकर घायल करने की वारदात का मामला सामने आया। डूंगरपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने तविश देकर अवैध देशी शराब के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 2000 लीटर महुआ वॉश नष्ट किया और 40 लीटर शराब जब्त कर ली। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी क्षेत्र में एक किसान के खेत में काम करने के दौरान करंट लगने से मौत हो गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने बिजली विभाग के प्रति जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सवाई माधोपुर में आवासन मंडल के एक मकान में अचानक एक जहरीला सांप घुसने से घर के सभी लोग सकते में आ गए। घर के लोगों ने पड़ोसियों को मौके पर बुलाया, जहां पर बड़ी ही सूझबूझ के साथ लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद जहरीले सांप को घर से बाहर निकाला जा सका। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर सीवरेज के चलते बिगड़ती सड़कों की दशा के विरोध में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। कोटा के संगौद कस्बे में उपखंड कार्यालय के बाहर 8 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मियों की हालत अब खराब है। प्रतापगढ़ जिले में युवाओं ने एमबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर उपखंड अधिकारी करतार सिंह को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। रेलवे के निजीकरण के विरोध में सवाई माधोपुर जिले में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। गंगापुर सिटी कस्बे में वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने मशाल जुलूस निकाला। भरतपुर बयाना कस्बे की बामड़ा कॉलोनी निवासी लोग जो हैं पानी की किल्लत से परेशान हैं। उच्च शिक्षा विभाग में युवाओं के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और गाइडलाइंस के लिए राज्य में उच्च शिक्षा विभाग इस सत्र में ज्ञान सुविधा कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा है। कोटा कोर्ट परिसर में एडीआर भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण योजना 2016 के विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। प्रदेश सरकार पानी की कमी से निजात पाने के लिए व्यापक स्तर पर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने की योजना धरातल पर उतार चुकी है। नागौर के सीएमएचओ ऑफिस में कुर्सी की खातिर बवाल मचा हुआ है, वो भी तब जब जिले में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के दौरान सेलिब्रिटीज के साथ साथ ऑनलाइन सेशन और सोशल मीडिया विचारों के लिए दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बनी चूरू पुलिस ने युवा कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए अनूठी पहल की है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने बैठक करके 25 सितंबर को भारत बंद के आह्वान पर कोटा को बंद रखने की रूपरेखा बनाई है। जोधपुर में पोलियो के खिलाफ दूसरा चरण का आगाज हो चुका है। सीएमएचओ बलवंत मंडा ने रेजिडेंसी अस्पताल से इसकी विधिवत शुरुआत की। कोरोना से जंग जीतकर ड्यूटी पर लौटे राजकीय भर्ती अस्पताल ब्लड बैंक कर्मियों का आज ब्लड बैंक हेल्पलाइन के जरिए स्वागत किया गया। ड्रग्स मामले में सामने आई कोको क्लब पार्टी की तस्वीरें। इस पार्टी में पहले दीपिका ने करिश्मा से मंगाया था ड्रग्स। मुंबई के कोको क्लब में 2017 में हुई थी फिल्म पद्मावत की पार्टी। करिश्मा के साथ दीपिका के चैट में भी था जिक्र। दीपिका पादुकोण को जल्द समन भेज सकती है एनसीपी। क्वान कंपनी की मैनेजर करिश्मा के साथ ड्रग्स को लेकर सामने आया है व्हाट्सएप चैट। मंगलवार को एनसीबी ने करिश्मा को भेजा था समन, लेकिन बीमारी की दलील देकर नहीं आई करिश्मा। बॉलीवुड ड्रग्स स्कैंडल में जारी है सनसनीखेज खुलासे। दीपिका के बाद सामने आया दिया मिर्जा का भी नाम। गिरफ्तार ड्रग पैडलर अनुज केशवानी से पूछताछ में आया दिया मिर्जा का नाम। अनुज की गर्लफ्रेंड थी दिया की मैनेजर।
दिया मिर्जा ने खुद पर लगे आरोपों को किया खारिज। ट्वीट कर कहा, कभी नहीं किया किसी नशीली दवा का इस्तेमाल। सुशांत सिंह राजपूत के टैलेंट मैनेजर जया शाह एनसीबी ने आज पूछताछ की। क्वान कंपनी की मैनेजर ने किया है कई बड़े खुलासे। क्वान कंपनी के डायरेक्टर ध्रुव से भी एनसीबी ने की पूछताछ। कंपनी से ड्रग्स के तार खंगाल रही है एनसीबी। ड्रग्स कनेक्शन में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती की बड़ी मुश्किलें। सेशन कोर्ट ने 6 अक्टूबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत।